हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जुड़ चुके हैं फिर से कक्षा 10 का केमिस्ट्री का यह तीसरा चैप्टर लेकर, जिसका नाम है धातु और अधातु। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर धातु और अधातु। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में या हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है महर्षि मेही एजुकेशन। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं कक्षा 10 के केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर, जिनका नाम है धातु और अधातु। इस चैप्टर का हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हम लोगों का पहला प्रश्न है धातु किसे कहते हैं। हम लोगों का जो पहला प्रश्न है वह है धातु किसे कहते हैं। कहता है वह तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाता है। कहने का मतलब है कि इस संसार में वह सभी तत्व जो उष्मा और विद्युत का चालन करता है। उष्मा मतलब गर्मी और विद्युत मतलब करंट। जो वह तत्व जो उष्मा और विद्युत का चालन करता है उसे हम लोग धातु कहते हैं। उष्मा का मतलब है गर्मी। जैसे आप एक छड़ से कभी कोई चीज अगर गर्म करते हैं तो वह छड़ भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब वह उष्मा का चालन करता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप कहीं पर बल्ब जलाते हैं तो आप उसमें तार जोड़ते हैं और तार को जब लाइन में सटाया जाता है तो उससे करंट जाकर बल्ब जलने लगता है। इसका मतलब यह है कि जो तार होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। इसका मतलब वह धातु है। और जो छड़ होता है जिसको हम गर्म करते हैं उसके सहारे जो साइड हम पकड़े रहते हैं वह भी गर्म होता है। जो उसका नोक आग में रहता है वह भी गर्म होता है। तो इसका मतलब है कि वह उष्मा का चालन करता है, इसीलिए वह उष्मा हमारे हाथों तक आ जाती है। जैसे है कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल, आयरन, लोहा व तांबा, यह सभी जो है हम लोगों का धातु का उदाहरण है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है अधातु किसे कहते हैं। अगला जो हम लोगों का प्रश्न है वह है अधातु किसे कहते हैं। तो वह तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। कहने का मतलब इस संसार में उपस्थित वह सभी तत्व जो उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करता है उसे हम लोग अधातु कहते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। यह जो कार्बन होता है वह उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करता है। यह जो ऑक्सीजन होता है जो हवा में पाया जाता है, जो जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक गैस है, उसमें जो है उष्मा और विद्युत का चालन नहीं होता है। और यह जो क्लोरीन गैस है इसमें भी विद्युत और उष्मा का चालन नहीं होता है। लेकिन जितने भी धातु हैं जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, इन सभी तत्व में उष्मा का और विद्युत का चालन होता है। इसीलिए उसे हम लोग धातु कहते हैं। और जिसमें चालन नहीं होता है उसे अधातु कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है कि धातु के भौतिक गुणों को लिखें। धातु के भौतिक गुणों को लिखें। देखिए हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण हम लोग उस गुण को कहते हैं जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। और रासायनिक गुण हम लोग उस गुण को कहते हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। धातु के जो भौतिक गुण है वह निम्नलिखित है। जैसे नंबर 1 है धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जितने भी धातु होते हैं उन सभी तत्व में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे आप लोग देख लीजिए सोना, चांदी, लोहा, इन सभी पदार्थ को जब आप दूर से ही देखेंगे तो वह चमकने लगता है। इसका मतलब वह धातु है। अगला 2 नंबर है कि धातु में प्रायः विद्युत धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक कहने का मतलब है कि उससे विद्युत प्रवाहित हो जाती है। या जो धातु होता है उससे विद्युत प्रवाहित हो जाती है। नंबर
नंबर 3 है धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। यह जो धातु होती है वह प्रायः हम लोगों ने परिभाषा में भी पढ़ा कि यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक। सुचालक का मतलब कि जिस पदार्थ से ऊष्मा और विद्युत आर पार हो जाए या गुजर जाए, एक छोर से दूसरे छोर चला जाए, उसे हम लोग कहते हैं सुचालक। तो यह जो धातु है इसमें ऊष्मा और विद्युत का यह सुचालक होता है। 4 नंबर में है कि साधारण ताप पर धातुएं प्रायः ठोस होती है। कहने धातु को जब आप साधारण ताप पर गर्म करते हैं तो वह पिघलता नहीं है बल्कि ठोस अवस्था में ही रह जाता है। 5 नंबर है कि धातुएं प्रायः आघातवर्ध्य तथा तन्य होती है। धातु जो होती है वह आघातवर्ध्य और तन्य होती है। आघातवर्ध्य और तन्य होने के कारण हम लोग इसको पीट पीट के पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और इसके एक सिरे को पकड़कर खींचने पर इससे हम तार बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। 6 नंबर है कि धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। धातुओं का जो घनत्व होता है वह उच्च होता है। धातु घनत्व का साधारण सा मतलब होता है कि अगर किसी पदार्थ में कण पूरा सटा हुआ हो तो हम लोग उसको कहेंगे कि घनत्व उच्च है। अगर किसी पदार्थ में कण दूर दूर पर स्थित हो तो हम लोग उसे कहेंगे कि घनत्व कम है। तो जो धातु होता है वह सभी तत्व का घनत्व बहुत अधिक होता है क्योंकि वह आपस में सभी सटा हुआ कण रहता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं धातु का जो घनत्व होता है वह उच्च होता है। कहता है अगला 7 नंबर है कि हथौड़े से पीटने पर धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। हथौड़े से जब किसी धातु को हथौड़े से पीटा जाता है तो उससे एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम लोग धात्विक ध्वनि कहते हैं। जिस प्रकार आप लोगों ने लोहार को लोहा पीटते हुए देखा होगा या कोई शस्त्र बनाते हुए देखा होगा तो उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, उसे ही हम लोग धात्विक ध्वनि कहते हैं। जिस प्रकार आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा घंटी बजाते हुए, स्कूल का जो घंटी होता है वह धातु का बना होता है और जब उसको बजाया जाता है उससे एक ध्वनि निकलता है जिसे हम लोग धात्विक ध्वनि कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है अधातुओं के भौतिक गुणों को लिखें। आप लोग को पहले ही बताया कि भौतिक गुण का मतलब वह गुण होता है जिसे हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो यही है अधातुओं के भौतिक गुणों को लिखें। तो जो धातु और अधातु है दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। जो गुण उसमें हाँ होता है वही गुण इसका नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि धातुओं में पढ़े थे कि धातुओं में एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है, लेकिन जो अधातु होता है कहता है अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, इसमें केवल नहीं लगाना। इसलिए अधातुएं प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती है। जो धातु होता है वह विद्युत धनात्मक होता है और जो अधातु होता है वह विद्युत ऋणात्मक होता है। अगला है कि अधातु में प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। यह जो अधातु होता है यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक कहने का मतलब इसमें न तो करंट जाता है और न ही ऊष्मा इस पार से उस पार हो पाता है। अगला है कि अधातुएं साधारण ताप पर ठोस एवं गैस होती है। कहता जब अधातुओं को साधारण ताप पर रखा जाता है तो यह ठोस भी हो सकता है और गैस में भी बदल सकता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि अधातुएं आघातवर्ध्य तथा तन्य नहीं होते हैं। कहने का मतलब जब हम लोग अधातु को किसी चीज से पीटते हैं तो वह फैलने के बजाय टूट जाता है, भंगुर हो जाता है या चकनाचूर हो जाता है। जिस प्रकार एक ढेला लीजिए और ढेला के ऊपर एक किसी चीज से चोट कीजिए वह ढेला फूट जाता है। सेम टू सेम उसी प्रकार यह अधातु होता है। कहता है धातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। या जो यहाँ पर धातु नहीं, यहाँ पर अधातु होगा। अधातुओं का जो घनत्व होता है वह निम्न मतलब कम होता है। हम लोग पढ़े थे धातु का घनत्व उच्च होता है और अधातु का घनत्व निम्न होता है। अधातु का जो घनत्व है निम्न होता है। तथा अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है। जो अधातु होता है उसमें धात्विक चमक नहीं होती है। धात्विक चमक केवल धातुओं में पाया जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो प्रश्न है कहता है धातुओं के रासायनिक गुणों को लिखें। रासायनिक गुण कहने का मतलब जिसे हम लोग अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं, केवल उसको हम लोग प्रैक्टिकल करके ही देख सकते हैं, वैसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कहता है कि अधातुओं के रासायनिक गुणों को लिखें। धातुओं के रासायनिक गुणों को लिखें। तो धातुओं के रासायनिक गुण निम्न है। नंबर 1 पर है कि धातुओं के परमाणु धनायन बनाते हैं। धातु का जो परमाणु होता है वह धनायन का निर्माण करते हैं। धनायन मतलब प्लस का निर्माण करते हैं। कहते धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु का जो ऑक्साइड होता है वह क्षारीय होता है, जिसका स्वाद प्रायः कड़वा होता है। कहता ये तनु अम्लों में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कहता जब धातुओं को तनु अम्ल के साथ, तनु अम्ल मतलब पतला अम्ल, तनु अम्ल का मतलब हुआ पतला अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो, उसे तनु अम्ल कहते हैं। कहता जब धातु को तनु अम्लों में घुलकर, जब यह धातु को तनु अम्लों में घुलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगला होता है कि ये सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ सहयोग नहीं करते हैं। कहता यह जो धातु है यह हाइड्रोजन के साथ सहयोग नहीं करते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है कि अधातुओं के रासायनिक गुणों को लिखें। अधातुओं के रासायनिक गुणों को लिखें। तो अधातुओं के रासायनिक गुण निम्न है मतलब नीचे है। कहता है अधातु के परमाणु ऋणायन बनाते हैं। धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं और अधातु के जो परमाणु है वह ऋणायन बनाते हैं। तो यहाँ पर धातुओं लिखा गया है, यहाँ पर होगा अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वह क्षारकीय होते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग इसको ठीक कर लीजिएगा कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगला होता है यह जो अधातु है ये जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जब अधातु जल से अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल का निर्माण होता है। ये सामान्यतः तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। वह जो था तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता था, यह तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कहता है ये हाइड्रोजन के साथ सहयोग कर सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। यह जो अधातु होता है वह हाइड्रोजन से सहयोग करके या उसे संयोग करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखें। आप लोगों ने जो भी इससे पहले धातु का रासायनिक गुण पढ़ा और अधातु का रासायनिक गुण पढ़ा, दोनों को लिख देना है। यही प्रश्न नंबर 7 है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखें। तो दोनों के गुण को केवल लिख देना है, यही हो गया उसका अंतर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि मिश्र धातु क्या होता है या मिश्र धातु क्या होते हैं। 2 मिश्र धातु के नाम लिखें। 2 मिश्र धातु के नाम लिखें। तो 2 मिश्र धातु मतलब हुआ कि 2 या अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समंग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। कहने का मतलब है या तो 2 धातु हो जाए या 2 अधातु हो जाए। 2 से अधिक भी अधातु हो सकता है और 2 से अधिक धातु भी हो सकता है। या तो 2 या अधिक धातु हो जाए, 2 या 2 से अधिक धातु हो जाए, अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समंग मिश्रण। समंग मिश्रण का मतलब है बराबर। समंग मिश्रण का मतलब हो गया बराबर, कि समंग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। इसका 2 उदाहरण है। इसका जो 2 उदाहरण है वह है पीतल और कांसा। मिश्र धातु का जो 2 उदाहरण है वह है पीतल और कांसा। मिश्र धातु का 2 उदाहरण पीतल और कांसा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है तन्यता से आप क्या समझते हैं। हम लोग इससे पहले भी पढ़े कि धातु जो होता है वह तन्य होता है। तो तन्य आखिर होने का मतलब क्या होता है, तन्यता आखिर हम लोग कहते किसे हैं या तन्यता से हम क्या समझते हैं, चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। कहता है सामान्यतः धातु के पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं। धातु
के इस गुण को तन्यता कहा जाता है। हम लोगों ने आपको पहले ही बताया कि धातुओं को खींच खींच कर तार के रूप में बदलना ही तन्यता कहलाता है। जब धातुओं से खींच खींच कर पतली तार का निर्माण किया जाता है तो इस धातु के इसी गुण को हम लोग तन्यता कहते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है आघात वर्धन्यता से आप क्या समझते हैं। आघात वर्धन्यता से आप क्या समझते हैं? तो प्रायः धातु को पीट कर एक चादर के रूप में डाला जाता है या बदला जा सकता है। धातु के इस गुण को आघात वर्धन्यता कहते हैं। आघात वर्धन्यता का साधारण सा मतलब है कि जब आप एक पतला सा लोहा लेकर जाएंगे और लोहार को कहेंगे इसे आप कचिया बना दीजिए या हसुआ बना दीजिए या गरासा बना दीजिए, तो वह क्या करता है उसको पीट पीट के पतली चादर के रूप में बदल देता है और उसी से डिजाइन बना के हसुआ या कचिया का निर्माण करता है। और भी बहुत सारे ऐसे काम है जिसको कि लोहार करते हैं। और आघात वर्धन्यता अगर देखना हो आपको तो एक बार जाके लोहार से जरूर मिलिए, जरूर देखिए उनके पास कि वह लोहा को पीट पीट के किस प्रकार से आघात वर्धन्यता बनाते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न नंबर 11 है सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। यह जो सोडियम धातु है इसको हमेशा केरोसिन तेल में, केरोसिन का मतलब करासन का तेल, केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो कहता है अधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर जलने लगती है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। कहने का मतलब है कि सोडियम एक धातु है और इतना क्रियाशील धातु है, जब इसको केरोसिन तेल से बाहर निकाला जाता है तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यह जलने लगता है। केरोसिन तेल से बाहर निकालने के बाद यह जो सोडियम धातु होता है वह जलने लगता है और इसे जलने से बचाने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। अगर उसी सोडियम को जल में डुबा कर रखा जाए तो जल में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, वह उससे अभिक्रिया करके वह जल में भी जलना प्रारंभ हो जाएगा, इसीलिए उसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है कि उभय धर्मी ऑक्साइड क्या है। उभय धर्मी ऑक्साइड क्या है? तो बढ़ते हैं उत्तर की ओर। कहता है वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण के हो उसे उभय धर्मी ऑक्साइड कहते हैं या कहलाते हैं। उभय धर्मी का साधारण सा मतलब होता है जो दो चीजों से मिलकर बना हो। उभय धर्मी का साधारण सा मतलब होता है जो दो चीजों से मिलकर बना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्लीय और क्षारीय, मतलब वैसा ऑक्साइड जिसके अंदर अम्लीय और क्षारकीय दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम लोग उभय धर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं उसे उभय धर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Al2O3, ZnO इत्यादि, यह जो दोनों है यह उभय धर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, Al2O3 और ZnO इत्यादि। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। बंधन का साधारण सा मतलब होता है वैसा चीज जिससे किसी को बांधा जा सके। बंधन का साधारण सा मतलब होता है कि वैसा चीज जिससे कोई चीज बांधा जा सके। कहता है वह रासायनिक बंधन जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है। कहने का मतलब अणु में परमाणुओं को, किसी भी तत्व के अणु में परमाणुओं को बांध कर रखना, किसी सूत्र में अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखना रासायनिक बंधन कहलाता है। किसी भी अणुओं में परमाणुओं को बांध कर रखना, सीधा आप लोग याद रखेंगे कि अणुओं को परमाणुओं के साथ बांध कर रखना रासायनिक बंधन कहलाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि वैद्युत संयोजक बंधन या
आयनिक बंधन किसे कहते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन किसे कहते हैं? कहता है दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं मतलब हुआ कि जब किसी तरह, जैसे O2 होता है तो वह दो परमाणुओं से बना हुआ है, जैसे H2 होता है तो वह दो परमाणुओं से बना हुआ है। कहता है दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। कहने का मतलब है कि दो परमाणुओं के बीच, मतलब दो परमाणु होना चाहिए और दोनों परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, मतलब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का जब साझेदारी होता है तो वहां पर आयनिक बंधन का निर्माण होता है या विद्युत संयोजक बंधन का निर्माण होता है। जैसे आप लोग जब NaCl का निर्माण करते होंगे, या सीधा सा आप याद रखेंगे कि आयनों के आदान प्रदान से बने बंधन को हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। आयनों के आदान प्रदान से बने बंधन को हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे देख पा रहे हैं NaCl, CaO, Na2O इत्यादि। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? तो कहता है जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, जब दो परमाणु होगा और आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। अष्टक का मतलब होता है कि एक परमाणु को अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता होता है। अगर किसी तत्व का बाहरी चक्र पूरा नहीं है तो वह अष्टक नियम को पूरा नहीं करता है। तो उसी अष्टक नियम को पूरा करने के लिए कुछ तत्व अपने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन कोई दूसरे तत्व को देता है और वह भी उसको कुछ इलेक्ट्रॉन देता है। तो इलेक्ट्रॉन का जब साझा करता है तो उनके बीच एक बंधन का निर्माण होता है। तो कहता है तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। साधारण से हम लोग परिभाषा याद रखेंगे कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो उनके बीच एक बंधन का निर्माण होता है जिसे हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे होता है H2, O2, N2, CH4 इत्यादि। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो इसका प्रश्न है वह है खनिज किसे कहते हैं? अगला जो हम लोग का प्रश्न है वह है खनिज किसे कहते हैं? कहा जाता है कि पृथ्वी की परत में पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ खनिज कहलाते हैं। कहें जब पृथ्वी की खुदाई होता है, जब पृथ्वी को जेसीबी या अन्य पदार्थ से खोदा जाता है, गड्ढा किया जाता है, तो उसके अंदर धातु युक्त कुछ ठोस पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें कि धातु भी शामिल होता है और भी कई प्रकार के पदार्थ उसमें शामिल होता है। वह एक ढेला या पत्थर के रूप में प्राप्त होता है। उसी में कुछ धातु रहता है, कुछ और भी पदार्थ मिला हुआ रहता है। तो पृथ्वी से जब पृथ्वी की परत में पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ को, मतलब वैसा ठोस पदार्थ जिसमें धातु पाया जाता हो, धातु भी पाया जाता हो, उस पदार्थ को हम लोग खनिज कहते हैं। पृथ्वी की परत में पाए जाने वाले धातु युक्त ठोस पदार्थ को हम लोग खनिज कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है अयस्क किसे कहते हैं? अगला जो हम लोगों का प्रश्न है वह है अयस्क किसे कहते हैं? आप लोग अगर खनिज समझ गए तो अयस्क पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप लोग कहते हैं जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु पाए जाते हैं तथा जिससे कम खर्च में ही एवं सरलता से धातु प्राप्त की जा सके उसे अयस्क कहते हैं। कहने का मतलब साधारण सा परिभाषा समझिए कि हम लोगों को पृथ्वी की परत में जो ठोस युक्त खनिज पदार्थ पाया, ठोस युक्त धातु युक्त ठोस पदार्थ पाए जाते हैं उसे हम लोग खनिज कहते हैं। जब उसी खनिज में बहुत ज्यादा मात्रा में धातु उपलब्ध हो, कहने का मतलब है कि जो ठोस हमको मिला उस ठोस में अगर धातु की मात्रा बहुत ज्यादा हो तो, और बहुत ज्यादा हो और उसे
कम खर्च में हम लोग उससे धातु को बाहर निकाल सके या बाहर निकाल कर सरलता से धातु प्राप्त की जा सके, उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। कहने का मतलब जिस धातु युक्त ठोस पदार्थ में धातु की मात्रा बहुत अधिक हो और उस धातु को हम लोग आसानी से सरलता से प्राप्त कर पाए, तो उसे ही हम लोग अयस्क कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो अयस्क कहेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है गैंग किसे कहते हैं। अगला जो हम लोग का प्रश्न है वह है कि गैंग किसे कहते हैं। गैंग का साधारण सा मतलब होता है कोई खतरा वाला चीज। गैंग का साधारण से, जैसे कोई होता है गुंडा का गैंग, कोई और भी प्रकार का गैंग होता है, वह सब हमेशा खतरनाक होता है। वह एक देश के लिए जंग होता है। जैसे आतंकवाद होता है, वह सब एक जंग होता है इस देश के लिए। वह सब एक खतरनाक गैंग होता है जो कि हम लोगों के देश में कचरा के रूप में अपना स्थान ग्रहण करता है। उस आतंकवाद को हम लोग कचरा ही कहते हैं। जैसे देखिए आप लोग, कहता है गैंग किसे कहते हैं। कहता है पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्क में, जो पृथ्वी से हम लोगों को अयस्क प्राप्त होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़े खनिज किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की परत में जो धातु युक्त ठोस पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। अगर उसी खनिज में धातु की मात्रा बहुत अधिक हो तो उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्क में कई प्रकार के अवांछनीय पदार्थ मिश्रित रहते हैं। अवांछनीय पदार्थ कहने का मतलब कि वैसा पदार्थ जो हम लोगों के उपयोग का नहीं है। मतलब जब जो अयस्क हम लोगों को पृथ्वी से प्राप्त हुआ, जब उसी अयस्क में बहुत सारा मिट्टी लगा हो, बालू लगा हो, पत्थर कंकड़ इत्यादि कई प्रकार की चीज सटे हुए जो हम लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, जो हम लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, तो जो पदार्थ हम लोगों के लिए उपयोगी नहीं है उसी को हम लोग कहेंगे गैंग। कहेंगे अयस्क के साथ में जो अनुपयोगी कहने का मतलब जो हमारे उपयोग का नहीं है, तो अयस्क के साथ में जो अनुपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं उसे ही हम लोग गैंग कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है कि निस्तापन या निष्पातन किसे कहते हैं। निस्तापन या निष्पातन किसे कहते हैं। कहता है अयस्क को उच्च ताप पर, जो अयस्क है सबसे पहले उसको उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। अयस्क को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, ताप पर वायु की अनुपस्थिति में। और जब वहां पर वायु भी उपस्थित नहीं हो, वहां पर हवा का एक कण भी नहीं होना चाहिए, उसी का मतलब वायु अनुपस्थिति। अनुपस्थित का मतलब जहां पर हवा उपस्थित नहीं हो, तो वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवनांक से कम ताप पर, मतलब हम लोग उच्च ताप देंगे। जो अयस्क होता है उसको हम लोग उच्च ताप देंगे, लेकिन उतना ही ताप देंगे जितना में कि वह द्रव में ना बदल जाए। ऐसा नहीं होगा हम लोग बहुत ज्यादा ताप दे दिए और वह द्रव में बदल गया तो फिर वह निष्पातन या निस्तापन नहीं कहलाएगा। निस्तापन या निष्पातन कहलाने के लिए हम लोग अयस्क को उतना ही गर्म करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में उतना ही गर्म करेंगे जितना में कि वह द्रव रूप में नहीं बदले। जब द्रव रूप में नहीं बदलेगा और उसको खूब गर्म किया जाएगा तो धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को, और तब उसमें जो धातु होगा वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। उसके अंदर जो धातु होगा वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और इसी प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन या निष्पातन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन या निष्पातन कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 कि भर्जन किसे कहते हैं। अगला जो हम लोगों का प्रश्न है भर्जन किसे कहते हैं, तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त मात्रा में तीव्रता से गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। भर्जन और निस्तापन या निष्पातन एक ही तरह का होता है। कहता है जब सल्फाइड अयस्कों को, वह था केवल धातु अयस्कों को, और यह है सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त मात्रा में। वह था निष्पातन में क्या है कि वायु की अनुपस्थिति में, और यह वायु की पर्याप्त मात्रा में। जब वायु पर्याप्त मात्रा में हो तब यह क्रिया संपन्न होता है। पर्याप्त मात्रा में तीव्रता से गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। भर्जन का साधारण सा मतलब है कि जब सल्फाइड अयस्कों को वायु की प्रचुर मात्रा में, मतलब उतना वायु जितना उसको आवश्यक है उतनी मात्रा में
तीव्रता से गर्म करके धातु के ऑक्साइड में बदलना, और उसको धातु के ऑक्साइड में बदलना ही हम लोग का भर्जन कहलाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है अमलगम किसे कहते हैं? अमलगम किसे कहते हैं? तो अमलगम कहते हैं जब दो धातुओं का ठोस मिश्रण, देखो हम लोग पढ़ते हैं द्रव का मिश्रण, गैस का मिश्रण, लेकिन जब दो धातुओं का ठोस मिश्रण किया जाता हो और उसमें से एक धातु पारा हो, जब दो धातुओं का ठोस मिश्रण किया जाता हो और उसमें से एक धातु पारा हो, एक कोई अन्य हो, तो उसके मिश्रण को हम लोग अमलगम कहते हैं। जब दो धातुओं का ठोस मिश्रण जिसमें से एक धातु पारा हो और दूसरा कोई और हो, तो हम लोग उसे अमलगम कहते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है धातु कर्म किसे कहते हैं? अगला जो प्रश्न है वह धातु कर्म किसे कहते हैं? तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। करेंगे जो धातु, जो अयस्क हम लोगों को मिट्टी की परत से मिला है उसको वहां से बाहर निकालकर, उस अयस्क को बाहर निकालकर उसमें से धातु को अलग करके निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बना, उस धातु को उपयोगी जब बनाया जाता है तो बनाने की प्रक्रिया को ही हम लोग धातु कर्म कहते हैं। वह धातु जिसका हम लोग उपयोग कर पाए उसे धातु कर्म कहते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है कि निष्पादन और भर्जन में अंतर लिखे। तो आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि निष्पादन का परिभाषा और भर्जन का परिभाषा। देखिए जैसे लिखा हुआ है कि जो निष्पादन और भर्जन में अंतर लिखे। कहता है निष्पादन मतलब दोनों का परिभाषा लिख देना है बस। कहता है इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। आप लोग पहले भी पढ़े थे कि जो निष्पादन अभिक्रिया है उसमें जो अयस्क है उसको वायु की अनुपस्थिति में, मतलब जब वायु अनुपस्थित हो मतलब वायु नहीं हो तो उस स्थिति में उसको गर्म किया जाता है और यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए उपयुक्त होता है। और यह जो प्रक्रिया है वह कार्बोनेट अयस्क के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला है उसी में लिखेंगे हम लोग भर्जन का परिभाषा। कहता है इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। जो निष्पादन है वह कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयोग होता है और जो भर्जन है वह सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग होता है। और जो निष्पादन है उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म किया जाता है और भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको अयस्क को गर्म किया जाता है। भर्जन निष्पादन का प्रयोग हम लोग कार्बोनेट अयस्क के लिए करते हैं और भर्जन का उपयोग हम लोग सल्फाइड अयस्क के लिए करते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि खनिज और अयस्क में अंतर लिखें। इससे पहले हम लोगों ने खनिज का भी परिभाषा पढ़ा और अयस्क का भी परिभाषा पढ़ा, तो दोनों का परिभाषा हम लोग देखते हैं। कहता है खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले धातुओं के यौगिक खनिज कहे जाते हैं। मतलब जो प्रकृति में पाए जाते हैं धातु युक्त ठोस पदार्थ उसी को हम लोग खनिज कहते हैं। और कुछ खनिजों में धातुओं की मात्रा कम तो कुछ में अधिक होती है। कुछ खनिज में धातु की मात्रा कम भी हो सकता है और कुछ धातुओं में खनिज की मात्रा अधिक भी हो सकता है। तो जिस ठोस में धातु की मात्रा अधिक हो उसी को हम लोग अयस्क कहते हैं। कहता है जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो या उपस्थित हो तथा जिससे कम खर्च में ही एवं सरलता से धातु प्राप्त की जा सके उसे अयस्क कहते हैं। मतलब वह खनिज जिसमें कि धातु की मात्रा बहुत अधिक हो और उस खनिज में से धातु को निकालना बहुत आसान हो एवं सरलता से लोग धातु प्राप्त कर सके, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग प्राप्त की जा सके उसे ही हम लोग अयस्क कहते हैं। कहता है सभी अयस्कों में धातु की मात्रा प्रचुर होती है। जो भी अयस्क होगा उस सभी में धातु की जो मात्रा है वह बहुत अधिक होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है एनोडीकरण किसे कहते हैं। अगला जो प्रश्न है एनोडीकरण किसे कहते हैं। कहता है एल्यूमिनियम धातु को खुली हवा में छोड़ देने पर, एल्यूमिनियम का जो धातु होता है जब उसको खुली हवा मतलब तो फ्री वातावरण में छोड़ देने पर उसकी सतह पर उसके ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है। तो जब एल्यूमिनियम को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर एक उसकी
सतह पर उसी का उसका ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है। इसी परत के कारण एल्यूमिनियम धातु का संचारण आगे रुक जाता है। कहने का मतलब एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम को जब खुले वायु में रखा गया तो उसके ऊपर उसी का ऑक्साइड का परत जम जाता है, और जब किसी धातु पर कोई परत जम जाता है तो उसमें जंग नहीं लगता है। तो एल्यूमिनियम धातु का संचारण आगे रुक जाता है, मतलब उसके ऊपर अब जंग नहीं लगता है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनना एनोडीकरण कहलाता है। साधारण से हम लोग परिभाषा याद करेंगे कि एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड का परत जम